हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स, सारे ही रिएक्शंस। आई हैव टेकन द एंटायर कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। सारा डिस्कशन फोकस्ड रहेगा टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस, एडवांस्ड, नीट एंड सिमिलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन। पॉलीमर होता क्या है? इफ यू टेक अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर, ये मोनोमर कंटिन्यूसली अपने आप के साथ अटैच होते रहेगा। ये रिपीटेड अटैचमेंट ऑफ मोनोमर विद इटसेल्फ इट क्रिएट्स अ बिग स्ट्रक्चर एंड दैट बिग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमर। जब मोनोमर लेंगे तो मोनोमर सिर्फ एक टाइप का रहा तो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर मल्टीपल मोनोमर्स रहे तब भी इनका रिपीटेड अटैचमेंट जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा इसे पॉलीमर कहेंगे। सो यू हैव अ रिपीटिंग यूनिट। द रिपीटिंग यूनिट might be made up of only one monomer or multiple monomers। अगर ये रिपीटिंग यूनिट, अगर एक छोटा सा यूनिट रिपीटेडली अपने आप के साथ अटैच होते रहा, एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा एंड दैट बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय repeated units formed by a single unit repeatedly getting attached with itself, that big molecule is called polymer। as an example ये वाला स्ट्रक्चर देखो। now this is the structure of ethene। ethene and ethylene is one and the same thing। so ethene बोलो या ethylene, it doesn't matter, it's the same thing। ethene के कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखे हैं। इनमें C और C के बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक कर देंगे, अ बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो हर कार्बन को एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन अपना अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज गॉन। जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, अभी वही बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा। वैसे ये कार्बन भी अपना ऑड इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कार्बन के साथ शेयर करेगा जिसके पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन। Similarly, these two will also share their odd electrons and a single bond is formed here। and ये वाला कार्बन भी अपना ऑड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शेयर करेगा एंड एक चेन ग्रोथ यहां से भी चालू हो जाएगा। So what you got is a long chain structure। The long chain structure you got is called polymer। यहाँ छोटा मॉलिक्यूल इथीन था, इथीन is called the monomer। जो इथीन का तुम्हें पॉलीमर मिला, it will be called polyethene। Like I said, ethene and ethylene means one and the same thing। So polyethene and polyethylene will mean one and the same thing। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर शॉर्ट में लिखना रहेगा तो हमें इसका रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। द रिपीटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट इज CH2CH2। अगर ये रिपीटिंग यूनिट है, यू कैन राइट CH2CH2 एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन कंटिन्यूज इन दिस मैनर। सो ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन। अब तुमने मोल्स कितने लिए थे या मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे इथीन के? यू हैड टेकन n molecules of ethene। so the polymer will contain n repeating units of ethene and this becomes the final representation of polythene। इस तरीके से मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स का थोड़ा बहुत लॉजिक वर्क करेगा। एज अ स्टेटमेंट यू कैन से इथीन इज द मोनोमर of polythene, polythene is the polymer, monomer is ethene। आगे बढ़ो। फंक्शनलिटी करके एक टर्म रहता है, इट मींस नंबर ऑफ चेन ग्रोथ साइट्स। एक मोनोमर पर चेन ग्रो होने के लिए कितने साइट्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिटी ऑफ अ सर्टेन मोनोमर। इथीन का चेन ग्रोथ कहां कहां से हुआ? इट हैपेंड फ्रॉम दिस कार्बन, इट हैपेंड फ्रॉम दिस कार्बन ऑल्सो। सो इथीन के लिए फंक्शनलिटी का वैल्यू 2 आएगा। पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि एक मोनोमर का फंक्शनलिटी मिनिमम 2 रहे। मान लो किसी मोनोमर का फंक्शनलिटी 2 नहीं 1 है। लेट्स कंसीडर अ मोनोमर ऑफ द टाइप XY। अगर इसका फंक्शनलिटी 1 है तो शायद ऐसा हो सकता है कि X आगे बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा एंड इट इज ओनली Y दैट कैन बॉन्ड फर्दर विद एनीथिंग एल्स दैट कम्स इन द विसिनिटी। एक और मोनोमर ले लो XY टाइप का एंड इसे YX करके लिखेंगे बिकॉज आई सेड इसका फंक्शनलिटी 1 है। X फर्दर बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ओनली Y इज द पार्ट दैट कैन अंडरगो फर्दर बॉन्डिंग। तो ये Y और Y आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके आगे तुम्हारा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज Y को जो दो बॉन्ड्स बनाने थे, अगर फंक्शनलिटी 1 था एंड XY वाज एबल टू अटैच ओनली फ्रॉम Y, तो फंक्शनलिटी 1 रहेगा। अगर फंक्शनलिटी 1 है तो Y के साथ अटैचमेंट आगे हो तो गया, बट इसके आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज X किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। सो फॉर अ चेन ग्रोथ टू हैपन, इस तरीके के पॉलीमर चेन्स बनाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास मिनिमम 2 अटैचमेंट साइट्स होने चाहिए, 2 ऐसे साइट्स होने चाहिए जहां से चेन ग्रोथ पॉसिबल रहे। सो मिनिमम फंक्शनलिटी
फॉर पॉलीमर फॉर्मेशन टू हैपन इज टू, इस एग्जांपल में हमने देखा इथीन का फंक्शनैलिटी 2 आएगा बिकॉज देयर वर 2 पॉसिबल साइट्स ऑन इथीन फ्रॉम वेयर द चेन ग्रोथ हैपेंस। बढ़ो आगे। The first thing in this chapter that we are doing is studying the classification of polymers. Polymers को classify करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। The first method to classify polymers is based on source. It's a simple classification. Polymers are classified as natural polymers, semi-synthetic polymers, and synthetic polymers. It is obvious natural polymers are the ones that are found in nature. Synthetic polymers are the ones that are synthesized in the laboratory. And natural polymers का ही अगर कोई मॉडिफिकेशन किया तो इसे कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, इसका अगर केमिकल मॉडिफिकेशन किया तो जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हमें मिला इट इज कॉल्ड सेल्यूलोज एसीटेट, दैट इज रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट। दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बिकॉज हमने एक नेचुरल पॉलीमर लिया और नेचुरल पॉलीमर का मॉडिफिकेशन, इससे जो पॉलीमर मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एंड फाइनली सिंथेटिक पॉलीमर्स विच आर कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज ओनली। इसके एग्जांपल्स में आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब मोस्ट कॉमन एग्जांपल पॉलीथीन जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन 66, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक रबर्स लाइक ब्यूना एस, these are examples of man-made polymers or synthetic polymers that are extensively used in daily life as well as in the industry. तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया पॉलीमर्स का बेस्ड ऑन सोर्स। बढ़ो आगे। The next type of classification is based on structure. The first is linear polymers, second is branched polymers and the third is cross-linked polymers. जब हमने पॉलीथीन देखा तो पॉलीथीन के स्ट्रक्चर में we can easily make out that this is going to be a linear structure because the chain growth is going to happen only in 2 directions. तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर बनेगा। लीनियर पॉलीमर्स इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। The polymer chains they will be arranged in a linear manner and ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर आएगा ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। अब ब्रांच्ड पॉलीमर्स कैसा दिखेगा, वही पॉलीथीन का एग्जांपल ले लो। देखो पॉलीथीन आइडियली होना ऐसा चाहिए था बट रियलिटी में ऐसा होगा कि ये जो CH2 है इसका एक और हाइड्रोजन निकाल दो तो इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल वापस आएगा। ये फ्री रेडिकल यहां से भी एक साइड चेन ग्रो करना चालू करेगा। अगर साइड चेन ग्रो होगा तो ये जो लीनियर चेन्स थे, अगर ये लीनियर चेन था तो यहां पर एक छोटा सा ब्रांच आ जाएगा। देयर विल बी अ ब्रांच कमिंग हियर 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 एट डिफरेंट साइड्स, ब्रांचिंग विल बिगिन टू हैपन और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ब्रांच्ड पॉलीमर का स्ट्रक्चर होगा। There will be another chain here and some amount of branching will be there on that chain also. The branches at times can become very long and it might become difficult to identify कि main chain कौन सा है और branch कौन सा है। But that's the whole idea कि अगर एक main chain आया और main chain के ऊपर इस तरीके से branches आना चालू हो गया तो ये structure होगा branched polymers का। And finally cross-linked polymers, अगर ये कुछ linear chains है एक polymer में, इन linear chains को अगर हमने आपस में connect करवा दिया, कनेक्ट मतलब यहां पर कुछ एटम्स रहेंगे, ग्रुप्स रहेंगे, ये ग्रुप्स इन बिटवीन द टू चेन्स एक बॉन्डिंग की तरह एक्ट करेंगे। दिस विल बी अ प्रॉपर केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दो चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दैट चेन विल फर्दर गेट कनेक्टेड विद दिस चेन। इस तरीके से जो अलग अलग चेन्स है ये आपस में अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर कनेक्ट हो गया, अगर क्रॉस लिंकिंग पूरे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा है, इट मींस दैट ऑल द चेन्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इस पॉलीमर में, इस स्ट्रक्चर में चेन्स को आपस में स्लाइड करवाना डिफिकल्ट होगा। मेल्टिंग में अगर एक पॉलीमर को मेल्ट करना है, पॉलीमर का मेल्टिंग मतलब जो भी पॉलीमर के चेन्स है ये आपस में स्लाइड होना चालू हो जाएंगे। चेन्स का स्लाइडिंग आसान रहेगा लीनियर पॉलीमर्स में, ब्रांच्ड पॉलीमर्स में, बट क्रॉसलिंक पॉलीमर्स में चेन्स को स्लाइड करवाना मुश्किल रहता है। तो हीटिंग करके लीनियर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर्स को मेल्ट करना पॉसिबल होता है, बट हीटिंग करके क्रॉसलिंक पॉलीमर को मेल्ट करना पॉसिबल नहीं रहता है। अगर क्रॉसलिंक पॉलीमर को बहुत ज्यादा हीट किया तो शायद ये बर्न हो जाएगा, शायद ये डिग्रेड हो जाएगा, बट मेल्टिंग दैट इज नॉट पॉसिबल विद क्रॉसलिंक पॉलीमर्स बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर आई सेड। अगर चेन्स आपस में ही कनेक्टेड है तो इनको स्लाइड करवाना मुश्किल रहेगा, बिकॉज स्लाइड करवाने के लिए तुम्हें अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एंड ब्रेकिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट।
लाइक आई सेड, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करोगे, अगर ज्यादा हीटिंग करोगे तो मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा, बट मेल्टिंग ऑफ हेवीली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स दैट इज नॉट पॉसिबल। बढ़ते आगे। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में दो टाइप के पॉलीमर्स है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, एंड द सेकंड टाइप इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। डिफरेंस इतना ही है कि एडिशन पॉलीमर्स में कोई भी बाई प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉलीथीन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, जब पॉलीथीन का हमने इथीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाया, तब इथीन अपने आप के साथ बॉन्ड होते गया एंड देयर वाज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। अगर कोई बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन नहीं है और एक ही मोनोमर कंटिन्यूअसली अपने आप के साथ एड ऑन होते रहेगा, उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को कहते हैं एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एंड जो पॉलीमर हमें मिला दैट इज कॉल्ड एन एडिशन और अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। मेजर चीज ये है कि इनके फॉर्मेशन के टाइम कोई बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होने नहीं वाला है, वेरस कंडेंसेशन पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल लाइक H2O ये एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द एंटायर स्ट्रक्चर। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डू दैट, एक छोटा सा डेफिनेशन यहां पर भी है, इसे भी याद रखो। एक नहीं, दो डेफिनेशन है, रादर दो टर्म्स का मीनिंग समझ लो। एक पॉलीमर बनाने के लिए जब भी एक ही मोनोमर का यूज करेंगे तो उसे कहेंगे होमोपॉलीमर, and if there are more than one monomers used to make a polymer, then that polymer is called a copolymer. So ये definitions याद रखना, होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर आएगा एंड कोपॉलीमर में एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स का यूज करेंगे टू मेक द कोपॉलीमर। we were discussing the classification based on mode of polymerization. First type एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, इसके फॉर्मेशन के टाइम कोई भी बाई प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, रिएक्शन हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही देखा था। एंड द सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इनके फॉर्मेशन में एक छोटा बाई प्रोडक्ट लाइक वाटर, इसका एलिमिनेशन होगा। इट इज नॉट नेसेसरीली वाटर, काफी बार NH3 या C2H5OH या CH3OH ऐसा कोई भी छोटा मॉलिक्यूल अगर एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होके एलिमिनेट हुआ, then that type of polymerization is called condensation polymerization and the polymers are called condensation polymers. As an example, you can take nylon 6,6. Nylon 6,6 में 6 and 6 represent the fact कि यहाँ पे दो monomers use होंगे और दोनों monomers में there will be 6 carbon atoms each. नाइलॉन के मोनोमर्स दे आर अमाइन एंड एसिड। अब अमाइन और एसिड में डिक्शनरी में पहले क्या आएगा? अमाइन एंड एसिड। डिक्शनरी में पहले क्या आएगा? डिक्शनरी ऑर्डर में देखें तो एसिड पहले आएगा, अमाइन बाद में आएगा। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सब उल्टा रहता है। तो यहां पर भी ये नाइलॉन 6 के लिए ऑर्डर उल्टा रहेगा। द फर्स्ट 6 will represent number of carbon atoms in the amine and the second 6 will represent number of carbon atoms in the acid. So nylons के लिए, nylons के monomers they are amines and acids. The first number represents number of carbon atoms in the amine and the second number represents number of carbon atoms in the acid. There are 6 carbon atoms in the amine and 6 carbon atoms in the acid. जो अमाइन हम यूज करेंगे उसका आईयूपैक नेम मैंने लिखा है, इट इज हेक्सेन 1,6 डायमाइन। हेक्सेन 1,6 डायमाइन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है हेक्सेन 1,6 डायमाइन, मतलब यहां पर 6 कार्बन एटम्स होंगे। 1,6 डायमाइन मतलब फर्स्ट कार्बन पर और 6th कार्बन पर NH2 का ग्रुप आएगा। और अभी ये जो कार्बन एटम्स है दे आर ऑल गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ CH2 ग्रुप्स। तो पूरा स्ट्रक्चर जो बना दैट इज CH2 6 times bonded with NH2 on one end and NH2 on the other end. ये तुम्हारा condensed formula बन गया of the first monomer that is hexane 1,6 diamine. देख लो यहाँ पर कार्बन एटम्स 6 आ गए, इसलिए ये 6 नंबर आया था, indicating that there are going to be 6 carbon atoms present in the first monomer that is amine. The second monomer is an acid. It will again contain 6 carbon atoms. IUPAC name of the monomer is hexane dioic acid. क्या यहाँ पर हमें हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड बोलने की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही आएगा। हेक्सेन डायोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, देयर विल बी CH2 4 टाइम्स, लेकिन मैंने कहा कार्बन एटम 6 टाइम्स आएगा बिकॉज यहाँ पे 6 आया, तो देयर शुड बी 6 कार्बन एटम्स इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में भी एक कार्बन आ जाएगा,
the carbon atom of the functional group. Carbon atom of carboxylic acid is also a part of the main chain. तो CH2 का सिर्फ 4 ही ग्रुप आएगा, but the other 2 carbon atoms will be present in the carboxylic acid as COOH and COOH. ये तुम्हारे सेकेंड मोनोमर का स्ट्रक्चर विच इज हेक्सेन डायोइक एसिड. इनका कॉमन नेम भी लिख लो. हेक्सेन 1,6 डायामाइन का कॉमन नेम इज इथिलीन डायामाइन. सॉरी, इथिलीन नहीं, इथिलीन मतलब 2 कार्बन एटम्स हो जाएंगे. इट इज हेक्सा मिथिलीन डायामाइन. मिथिलीन बिकॉज CH2 के ग्रुप्स, हेक्सा बिकॉज 6 बार आ गया, सो हेक्सा मिथिलीन डायामाइन. And common name for the second monomer is adipic acid. इन दोनों मोनोमर्स के हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए. n मॉलिक्यूल्स लेने के बाद इनका पॉलीमराइजेशन कराना है. अब पॉलीमराइजेशन के लिए NH2 का H ले लेंगे और COOH का OH ले लेंगे. So OH and H will combine with one another. They will be eliminated as H2O, that is water. अगर इन दोनों का कनेक्शन हो गया तो यहाँ का NH2 में से H निकलने के बाद NH बचेगा. That NH is going to bond with CO because यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बचेगा. NH will combine with C डबल बॉन्ड O and स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा मिलेगा. NH C डबल बॉन्ड O, NH के पीछे की तरफ आएगा CH2 6 टाइम्स, उसके पीछे NH2 वापस आएगा, बट ये NH2 का भी H निकलेगा and this NH will bond with C double bond O of the other adipic acid monomer. So ये तुम्हारा चेन ग्रोथ इस तरीके से लेफ्ट में भी कंटिन्यू होगा, राइट में भी कंटिन्यू होगा. राइट में भी ये C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 4 टाइम्स, फिर यहां से भी C डबल बॉन्ड O रहेगा और ये OH निकलेगा. That OH will bond with H of hexamethylene diamine from the next monomer. तो इस तरीके से चेन ग्रोथ तुम्हारा होते रहेगा. दिस एंटायर रिपीटिंग यूनिट ये रिपीट होते रहेगा और एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा. एंड द फुल बिग स्ट्रक्चर यू गेट इज द पॉलीमर नाइलॉन 6,6. अब यहाँ पे थोड़ा काउंटिंग करो. n मॉलिक्यूल्स एक मोनोमर का ले लिया, n मॉलिक्यूल्स दूसरे मोनोमर का ले लिया, तो जब रिपीटिंग यूनिट बनाओगे ये रिपीटिंग यूनिट तुम्हारे पास n टाइम्स आएगा. तो ये पूरा का पूरा रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स रिपीट हुआ तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में तुम्हें n लिखना पड़ेगा. अब चेन जब भी एंड होगा तो एंड ऑफ द चेन पर मान लो ये आखिरी मॉलिक्यूल है तो आखिरी मॉलिक्यूल का OH आगे बाहर नहीं आ पाएगा बिकॉज OH बाहर आने वाला था सामने वाले NH2 के H के साथ. अगर सारे मोनोमर्स खत्म हो चुके हैं तो OH यहाँ पे रहेगा और ये वही OH है जो आखिरी मोनोमर यूनिट का बचा रहेगा. सो दिस OH टर्मिनेट्स द चेन ऑन वन साइड. सिमिलरली ये NH2 का जो H है जो बाहर आने वाला था विद OH फ्रॉम सम अदर एडिपिक एसिड, ये H बाहर नहीं आएगा बिकॉज सारा मोनोमर कंज्यूम हो चुका है. तो यहाँ पर जो चेन को टर्मिनेट करने वाला ग्रुप रहेगा दैट विल बी अ हाइड्रोजन एटम. तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर हमने फिनिश किया. ये तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर n आएगा बिकॉज वी वर टेकिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द मोनोमर्स. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने एलिमिनेट हो गए इसका भी काउंटिंग करो. फ्रॉम हियर एंड हियर यू वर एलिमिनेटिंग वन वाटर मॉलिक्यूल. यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा. So from one pair of monomers, you are eliminating 1 plus 1, that is 2 water molecules. यहाँ से भी एक water molecule eliminate होगा, but you can count that water molecule in the previous pair. So from one pair of monomers, you are eliminating 2 water molecules. अगर n monomers ले लिए रहेंगे, तो 2n water molecules रहेंगे. But सिर्फ end वाला, ये OH और ये H water बन के बाहर नहीं आया है, तो एक water molecule कम रहेगा. तो 2n-1 ये तुम्हारा कोएफिशिएंट बन जाएगा H2O का. एंड 2n-1 these are the number of water molecules that will come out in the given condensation reaction. तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर्स का. ये कंडेंसेशन पॉलीमर इसलिए है बिकॉज पॉलीमराइजेशन के टाइम एक छोटा मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हुआ था. जब भी छोटे मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट होंगे उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. द पॉलीमर्स विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स. इसका दूसरा नाम आएगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड द पॉलीमर्स आर कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स. डिस्कशन थोड़ा लंबा था बट ये पूरी चीजें तुम्हें याद रखनी है रिगार्डिंग नाइलॉन 6,6. अगर यहीं पर
मान लो मैं कह दूं नाइलॉन 2,4, अगर मैं कह दूं नाइलॉन 2,4, तो 2,4 में 2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द अमाइन एंड 4 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोमर्स का जो स्ट्रक्चर आएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर 2 है तो स्ट्रक्चर में आएगा CH2 और दोनों टर्मिनेट होंगे विद NH2 ग्रुप्स। जो नाम तुमने यहां पर दिया था हेक्सेन 1,6 डायमाइन, इसका नाम बन जाएगा इथेन 1,6 डायमाइन। फिर यहां पर 4 कार्बन आइटम्स होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पर तुमने नाम दिया था हेक्सेन डायोइक एसिड, यहां पर अभी 4 है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसमें 4 कार्बन आइटम्स, मोनोमर का नाम रहेगा, मोनोमर का पहले स्ट्रक्चर लिख लो COOH, CH2 दो ही बार आएगा बिकॉज कार्बन आइटम्स अगर 4 चाहिए तो 2 कार्बन तो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ही आ जाएंगे और बचे 2 कार्बन ये प्रेजेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ CH2 ग्रुप्स। इसका आईयूपैक नेम इट इज ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसमें 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप एंड ऑफ द चेन पर ही अपीयर होगा, बट जब एसिड लिखोगे तभी स्पेस देना पड़ेगा। सो ब्यूटेन डायोइक एसिड एंड इथेन 1,6 डायमाइन, ये तुम्हारे मोनोमर्स के आईयूपैक नेम्स हो जाएंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर मोनोमर्स और ये मोनोमर्स रहेंगे व्हेन द कंपाउंड गिवन इज नाइलॉन 2,4। इसका अगर पॉलीमराइजेशन करवा दोगे तो पॉलीमराइजेशन के लिए वापस इसके n और इसके n मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अगर n मॉलिक्यूल्स ले लिए तो स्ट्रक्चर शुरू होगा विद एन H ओवर हियर, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग हाइड्रोजन आएगा, फिर CH2 सॉरी फिर सबसे पहले तो NH आ जाएगा, उसके बाद CH2 आ जाएगा 2 बार, फिर यहां से वापस एक NH आएगा बिकॉज NH2 में से एक H निकालने वाले थे, यहां के OH के साथ ये NH कनेक्ट हो जाएगा यहां के C डबल बॉन्ड O के साथ, फिर आ जाएंगे CH2 ग्रुप्स वापस, दे विल कम 2 टाइम्स, और यहां से भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड ये पूरा का पूरा मोनोमर सॉरी नॉट मोनोमर, ये पूरा का पूरा रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट रहेगा n टाइम्स बिकॉज वी हैड टेकन n मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द मोनोमर्स एंड चेन टर्मिनेट होगा OH के साथ। जैसे यहां पर तुमने 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन किया था, वैसे यहां पर भी 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे by the same calculation that you had done over here। तो ये तुम्हारा पूरा रिएक्शन हो जाएगा एंड पूरा डिस्कशन हो जाएगा। अगर यहाँ के नंबर्स हम चेंज कर देंगे तो ये नाइलॉन 2,4 का पूरा डिस्कशन एंड जो ओरिजिनल पॉलीमर हमने डिस्कस किया था दैट वाज नाइलॉन 6,6। याद रखना पहला 6 अमाइन के लिए, दूसरा 6 एसिड के लिए, और लॉजिक ये था कि डिक्शनरी ऑर्डर जो भी रहेगा उसका रिवर्स ऑर्डर इन नंबर्स के लिए हम यूज करेंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया कंडेंसेशन पॉलीमर्स का, इन अदर वर्ड्स स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स का, and that completes the discussion about the third type of classification that was based on the mode of polymerization। बढ़ो आगे। The fourth classification is based on molecular forces। The first is elastomers। elastomers या rubbers का definition ऐसा होता है, अगर एक पॉलीमर स्पेसिमेन को या अगर एक किसी भी स्पेसिमेन को if we want to call it an elastomer, it should have the tendency to be stretched to double its length। मान लो एक इलास्टोमर का लेंथ है L, इट शुड हैव द एबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड अप टू अ लेंथ ऑफ 2L। एक पर्टिकुलर मटेरियल को इलास्टोमर या रबर हम तब कह सकते हैं जब भी मटेरियल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ अगर L था, इसे स्ट्रेच करके अगर हम 2L बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट, देन यू कैन कॉल इट एन इलास्टोमर। एडिशनली जो स्ट्रेचिंग फोर्स हमने अप्लाई किया था, स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव करने के बाद the material should also regain the original dimensions। अगर ये दो कंडीशंस मीट हुआ तो ही उसको हम इलास्टोमर बोल सकते हैं। इलास्टोमर्स आर डिफाइंड एज दोज मटेरियल्स जिसका लेंथ हम स्ट्रेच कर सकते हैं अप टू ट्वाइस, मिनिमम अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, एंड स्ट्रेच होने के बाद अगर स्ट्रेचिंग फोर्स हम रिमूव कर देंगे, the material should regain its original dimensions without any permanent deformation। In that case the materials can be classified as elastomers। ये जो रीगेनिंग ऑफ शेप था या रीगेनिंग ऑफ ओरिजिनल डिमेंशंस था, दैट इज पॉसिबल बाय वेरी फ्यू क्रॉस लिंक्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स। पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में अगर बहुत कम क्रॉस लिंक्स हम करवा देते हैं, क्रॉस लिंक्स अगर बहुत ज्यादा रहेंगे तो मटेरियल स्टिफ हो जाएगा और स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं रहेगा।
तो हाई अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग नहीं करवाना है. वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेरी फ्यू क्रॉस लिंक्स बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स, और ये क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स दे हेल्प in regaining of the original shape without any permanent deformation. तो ये हो गया इलास्टोमर्स का डेफिनेशन. वंस अगेन, इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स है जिन्हें हम मिनिमम 2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ तक स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम. ऑल्सो ये स्ट्रेचिंग फोर्स अगर रिमूव किया तो ओरिजिनल डिमेंशंस रीगेन हो जाने चाहिए विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन. मटेरियल में अगर ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा तो उस मटेरियल को, उस पॉलीमर को हम क्लासिफाई कर सकेंगे एज एन इलास्टोमर. ये रीगेनिंग ऑफ शेप पॉसिबल रहेगा बिकॉज ऑफ द वेरी फ्यू क्रॉस लिंक्स which are present in between the polymer chains. So yeah, remember that concept and बढ़ो आगे. The second type of polymers are fibers. नाइलॉन 6 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इन बिटवीन मतलब थ्रू आउट द पॉलीमर चेन ये NH C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड्स तुम्हें मिलेंगे. ये NH C डबल बॉन्ड O, N इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. N के साथ जब H कनेक्ट होगा तो यहां पर एक चार्ज सेपरेशन आएगा. बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन NH बॉन्ड विल बी हाईली पोलर. सिमिलरली CO बॉन्ड विल ऑल्सो बी हाईली पोलर. तो ये जो CO NH के लिंकेजेस है, these are polar groups that are present throughout the entire chain. ये CONH के जो ग्रुप्स है, ये दूसरे चेन के CONH ग्रुप्स के साथ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिबिट करेंगे. There will be intermolecular forces of attraction between CONH groups of one chain and CONH groups of some other chain. तो दो चेन्स आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करेंगे. इस वजह से दो चेन्स बहुत टाइटली आपस में कनेक्टेड रहेंगे. जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. एंड दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कैटेगराइज्ड एज फाइबर्स. देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस of attraction like hydrogen bonding between polymeric chains. Because of that, the chains are very tightly held with one another and the final structure looks like a fiber. तो ये तुम्हारा एक और टाइप का पॉलीमर हो गया फाइब्रस पॉलीमर्स, जिसमें फाइबर्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. एंड वन एग्जांपल ऑफ सच इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस is hydrogen bonding. The final structure will look like fibers and that is why we call these polymers fiber like polymers or simply fibers. Next is thermoplastic and thermosetting. अगर पॉलीमर को मेल्ट करना पॉसिबल रहा by heating the polymer, then it falls under the category of thermoplastic polymers. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट करके मेल्ट करना पॉसिबल है, whereas थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हीट करके मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है. अगर एक्सेसिव हीटिंग भी कर लोगे तो ये पॉलीमर्स मेल्ट नहीं होंगे. rather they will undergo degradation or they will simply burn at a very high temperature. इनका डिग्रेडेशन पॉसिबल रहेगा, ये बर्न हो जाएंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बट इनका मेल्टिंग पॉसिबल नहीं रहेगा नो मैटर हाउ मच एवर यू हीट देम. ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स मेल्ट इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज इनमें क्रॉस लिंकिंग का क्वांटिटी काफी ज्यादा रहेगा. अगर क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगा तो पॉलीमर चेन्स का आपस में स्लिप होना पॉसिबल नहीं है. If the polymer chains are not going to slip past one another, then melting is not possible. And melting possible नहीं रहा तो उस टाइप के पॉलीमर्स को कहेंगे thermosetting polymers. Thermosetting polymers have a very high amount of cross linking in them. अगर इनका excessive heating करोगे, मेल्ट तो होने से रहे, मेल्ट तो डेफिनेटली नहीं होंगे. अगर एक्सेसिव हीटिंग करोगे तो ये डिग्रेड हो जाएंगे या तो बर्न हो जाएंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बट मेल्टिंग नो, दैट इज नॉट पॉसिबल विद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो ये एक और टाइप का क्लासिफिकेशन आ गया बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. एंड बढ़ो आगे विद द फर्दर डिस्कशंस. एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो हमें स्टडी करना है. एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन हैपन बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. ये एक मैकेनिज्म है. देयर इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन आल्सो, बट ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन. बट या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है इन एनसीईआरटी एंड वी विल डिस्कस दैट इन द वीडियो आल्सो. इनिशिएशन के लिए तुम्हें एक ऐसा स्पीशीज लगेगा जो फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करवाएगा. सिलेबस में पहले एल्केन्स में हमने नॉट इन एल्केन्स बट इन द चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस इनिशिएटर के बारे में हमने पढ़ा था. इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड. एक बेंजीन का रिंग आएगा, देन देयर इज C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O अगेन, C डबल बॉन्ड O एंड अ बेंजीन रिंग अगेन. इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड का अगर हीटिंग करोगे
थोड़ा भी हीटिंग करोगे या यूवी लाइट का प्रेजेंस रहेगा तो ये इस ओ के बॉन्ड को ब्रेक करेगा सिमेट्रिकली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स वेयर द फ्री रेडिकल विल बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। यहां से ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था तो यहां से भी सेम फ्री रेडिकल बनेगा। बेसिकली दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे इस टाइप के। यहां पर भी कार्बन जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास रहेगा, दैट वन इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड विद दिस ऑक्सीजन एंड दैट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे बिकॉज इसके हमारे पास दो स्पीशीज थे और यहां से हमें बेंजीन के कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल मिलेगा। सो दिस विल बी बेंजीन। बेंजीन का मान लो ये कार्बन यहां पर कनेक्टेड था तो इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा और इसके भी हमारे पास दो स्पीशीज आ जाएंगे बिकॉज इसके हमारे पास दो थे। सो वी गेट टू फ्री रेडिकल्स ऑफ बेंजीन। नाउ अ बेंजीन फ्री रेडिकल, let's simply represent it by writing pH dot. This is a benzene free radical. ये free radical तुम्हारे कार्बन एटम के ऊपर रहेगा। This will attack ethene. इथीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। सो वी विल हैव CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. There will be a free radical on this carbon, a free radical on this carbon, and this free radical will get combined with the benzene free radical. तो PH CH2 बनेगा, फ्री रेडिकल रहेगा बट द फ्री रेडिकल गॉट शिफ्टेड फ्रॉम द बेंजीन कार्बन टू दिस कार्बन ऑफ इथीन। अब ये वाला फ्री रेडिकल एक और इथीन को अटैक करेगा। सो PH CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, दिस विल अटैक अनदर इथीन। इस इथीन में भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर लो। सो व्हेन वन बॉन्ड ब्रेक्स यू गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, free radical on this carbon, free radical on this carbon. This free radical will combine with the free radical over here and you will get CH2. ये CH2 इधर कनेक्ट हो गया, फिर एक और CH2 है तुम्हारे पास और ये CH2 फर्दर कनेक्टेड है बेंजीन रिंग के साथ। अब ये फ्री रेडिकल एक और इथीन को अटैक करेगा और चेन ग्रोथ तुम्हारा कंटिन्यूड रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन का प्रोपगेशन होगा एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन। अब इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तो चेन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा टिल ऑल द इथीन इवेंचुअली गेट्स कंज्यूम्ड। तुम्हारा चेन टर्मिनेशन कैसे होगा? अगर दो ग्रोइंग चेन्स आपस में कंबाइन हो गए, देखो ग्रोइंग चेन के हेड पर ये फ्री रेडिकल था, अगर दो ग्रोइंग चेन्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो अभी ये फ्री रेडिकल बचेगा ही नहीं एंड एट दैट पॉइंट the termination step will be achieved. So two growing chains when they combine with one another, termination will happen. Termination can also happen when a growing chain combines with some other free radical. जैसे ये वाला फ्री रेडिकल है, अगर ये किसी और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो पूरे स्ट्रक्चर पे आगे कोई फ्री रेडिकल बचेगा नहीं एंड बिकॉज देयर इज नो अदर फ्री रेडिकल, व्हेन अ ग्रोइंग चेन कंबाइंस विद सम अदर फ्री रेडिकल, टर्मिनेशन ऑफ द चेन ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म था ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अगर इथीन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथर नहीं इथीन, इथीन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवा के जो पॉलीथीन हमें मिलता है इट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन में फर्क क्या रहेगा? पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है, आई सेड इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस रिपीटिंग यूनिट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। अगर ये यूनिट रिपीट होते जाएगा तो जो बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज पॉलीथीन। लेकिन पॉलीथीन में मैंने ये भी कहा था अगर ये लंबा स्ट्रक्चर बना दोगे तो कहीं कोई CH2 ग्रुप रहेगा, कोई फ्री रेडिकल आके इसका हाइड्रोजन निकाल देगा और फिर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन पर फ्री रेडिकल बना तो यहां से तुम्हारा एक साइड चेन का ग्रोथ चालू हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल जगह से साइड चेन का ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द ब्रांचेस आर वेरी लॉन्ग? अगर ब्रांचेस लंबे रहेंगे, ये तुम्हारा एक चेन था, ये तुम्हारा दूसरा चेन, अगर ब्रांचेस काफी लंबे हो जाएंगे तो लंबे ब्रांचेस जो मेन चेन्स थे उनको थोड़ा दूर दूर पुश करेंगे। इफ द चेन्स आर पुश्ड फार अपार्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांचेस बीइंग वेरी लॉन्ग, तो ये मटेरियल का डेंसिटी कम रहेगा
डेंसिटी इसलिए कम आया बिकॉज द ब्रांचेस आर पुश्ड अपार्ट. नाउ इन अ सर्टेन वॉल्यूम देयर विल बी लेस ऑफ मटेरियल. अगर एक सर्टेन वॉल्यूम में मटेरियल कम रहेगा तो डेंसिटी भी कम रहेगा. फ्लिप साइड, मान लो मैंने ब्रांचेस का लेंथ कंट्रोल कर लिया, अगर बहुत कम ब्रांचेस है तो एक सर्टेन वॉल्यूम में मैं ज्यादा मटेरियल को पैक कर पाऊंगा. इफ द ब्रांचेस आर लेस, the main chains will not get pushed apart to a larger extent. मतलब मेन चेन्स ज्यादा पुश अपार्ट नहीं होंगे अगर ब्रांचेस कम है. अगर ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा है तो मेन चेन्स विल बी पुश्ड अपार्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट एंड यहाँ पे मेन चेन्स विल बी पुश्ड अपार्ट टू अ लेसर एक्सटेंट. अगर ब्रांचेस कम रहेंगे तो एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मटेरियल ऑक्यूपाई हो जाएगा और इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, वेरएज इसका जो डेंसिटी है वो कम रहेगा. जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा आता है एंड बिकॉज ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा आया, जो पॉलीथिलीन का ग्रेड हमें मिला, जो पॉलीथीन का ग्रेड हमें मिला, दैट इज द लो डेंसिटी ग्रेड. सो वी गेट लो डेंसिटी पॉलीथीन. पॉलीथीन बोलो पॉलीथिलीन बोलो एक ही बात है, ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था. सो यस, वी गेट लो डेंसिटी पॉलीथीन when we polymerize ethene by the free radical mechanism. Free radical polymerization of ethene gives us low density polythene. मतलब इसमें ब्रांचेस ज्यादा रहेंगे, ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा रहेगा, ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा. अगर ब्रांचिंग कम करेंगे, ब्रांचिंग कम करने से पॉलीमर चेन्स थोड़े नजदीक आ जाएंगे, एक सर्टेन वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी पैक हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा. सो वी कैन ऑब्टेन हाई डेंसिटी पॉलीथीन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग कम रहेगा, ब्रांचिंग कम रहेगा, ब्रांचेस का लेंथ भी कम रहेगा. अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन चाहिए तो इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst is titanium tetrachloride, that is TiCl4 plus triethyl aluminium. Triethyl aluminium and titanium tetrachloride together they form something called Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst के हेल्प से इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो ब्रांचिंग कम रहेगा, जो ग्रेड ऑफ पॉलीथीन हमें मिलेगा दैट विल बी हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ये दोनों चीज एज अ फैक्ट याद रखना. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गिव्स अस लो डेंसिटी पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा रहेगा, ब्रांचिंग भी ज्यादा रहेगा. इफ यू वांट हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें ब्रांचिंग कम रहेगा. हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन यूजिंग Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. ये पूरा का पूरा चीज एज अ फैक्ट याद रखना. एंड बढ़ते आगे. नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी नीड टू डिस्कस सम ऑफ द पॉलीमर्स. इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इनके यूजेस क्या रहेंगे. सो द फर्स्ट पॉलीमर टू डिस्कस इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का कमर्शियल नाम टेफ्लॉन है. एंड टेफ्लॉन ये वही टेफ्लॉन है जो नॉनस्टिक यूटेंसिल्स का सरफेस बनाने के लिए काम आता है. इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या रहेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर. पॉली वर्ड हटा दोगे तो जो भी बचा दैट इज द नेम ऑफ द मोनोमर. इथिलीन मतलब दो कार्बन एटम्स रहेंगे और इन दोनों कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर इथिलीन कहेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था. देयर वर 4 हाइड्रोजन एटम्स. ये चारों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर देंगे विद फ्लोरीन. So because there are 4 fluorine atoms, we call it tetrafluoroethylene. This monomer is called tetrafluoroethylene. और इस मोनोमर का अगर पॉलीमराइजेशन करवाया with a परसल्फेट catalyst at a high pressure, now परसल्फेट catalyst, this will make tetrafluoroethylene undergo free radical polymerization only. Free radical polymerization of tetrafluoroethylene with a persulfate catalyst at a high pressure will yield the polymer polytetrafluoroethylene. इसका कमर्शियल नाम टेफ्लॉन रहेगा और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसी का एक रिपीटिंग यूनिट रहेगा. लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा. सो हमारे पास आएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2. एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो इन दोनों कार्बन्स के ऊपर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा एंड दैट ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड विद द कार्बन एटम ऑफ द नेबरिंग मोनोमर. जो नेबरिंग टेट्राफ्लोरोइथिलीन रहेगा उसके कार्बन एटम के साथ वो ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर होगा एंड यू विल फाइनली गेट द पॉलीमर.
द पॉलीमर विल लुक लाइक दिस, ये तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट, एंड उसे हमें रिपीट करना होगा n टाइम्स, एंड दैट बिकम्स द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, कमर्शियल नेम टेफ्लॉन। लाइक आई सेड, इसका नॉन स्टिक प्रॉपर्टी रहता है, इसका यूजेज रहता है फॉर मेकिंग सर्फेसिस ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो मटेरियल बना, जो टेफ्लॉन बना, ये हाई टेम्परेचर पर भी केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता और खुद भी डिग्रेड नहीं होता। इसका थर्मल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज इट हैज अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी and it does not react with chemicals even at high temperatures. This becomes an appropriate material to make surfaces of non-stick utensils. तो ये तुम्हारा पॉलीमर टेफ्लॉन। डिस्कशन याद रखना एंड टेक द सेकेंड पॉलीमर, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लॉन और एक्रिलिन। It is a good substitute for wool. Substitute for wool. Wool के substitute की तरह इसको यूज करते हैं। The polymer, like I said, is polyacrylonitrile, also called Orlon or acrylin. The monomer is here. Monomer का नाम acrylonitrile है। Acrylonitrile is CH2 double bond CH single bond CN। ये नाइट्राइल का ग्रुप यहां नीचे की तरफ इमेजिन कर लो। तो जब पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाओगे, एक तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट ले लिया, वहां पर भी हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ही डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हमने डिस्कस किया था, बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया था। सो यहां पर भी तुमने एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट ही लिया है, यहां पर भी जो पॉलीमराइजेशन होगा दैट विल बी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वही तुम्हारा काम में आएगा। सो यू हैव CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो CH के नीचे CN नाइट्राइल का ग्रुप आएगा, और ये दोनों कार्बन एटम्स पे जो एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे विद द नेबरिंग मोनोमर, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। सो ये तुम्हारा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लॉन एंड एक्रिलिन, एंड इट इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर वुल। इतना याद रखना, ये दो पॉलीमर्स हमने डिस्कस किए। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट पॉलीमर। द नेक्स्ट पॉलीमर इज टेरिलीन और डैक्रोन। टेरिलीन और डैक्रोन इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर, और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर रहता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ऊपर जो दो पॉलीमर्स हमने पढ़े, these become examples of addition polymers. These are addition polymers because इनके polymerization के टाइम कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं हुआ। If there is no byproduct getting eliminated, you will call it addition polymer. Whereas byproduct का elimination आएगा तो वो condensation polymer माना जाएगा। यहाँ पर इनका जब रिएक्शन होगा और टेरिलीन या डैक्रोन बनेगा, और यहाँ इस रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट होने वाला है, इसलिए इसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। So yeah, Terilene dacron becomes an example of condensation polymer because of elimination of some byproduct, and Terilene dacron is also an example of polyester. Let's check the reaction. इसके monomers, there are two monomers, one is ethylene glycol and one is terephthalic acid. Ethylene glycol मतलब CH2CH2, और दोनों CH2 पर एक एक OH का ग्रुप आएगा। We are taking n molecules of ethylene glycol, that is one monomer, and we are taking n molecules of terephthalic acid, which is the second monomer. Terephthalic acid मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशंस पर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप्स रहेंगे, यहां पर COOH एंड देन पैरा पोजिशन पर एक और COOH. So these are the two monomers of terilene or dacron. The monomers are ethylene glycol and terephthalic acid. जब इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं at a temperature of 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc acetate and antimony trioxide as a catalyst, ये कंडीशंस याद रखना। टेम्परेचर इतना ज्यादा पूछते नहीं है, बट इट इज वेरी लाइकली कि ये शायद तुमसे कैटलिस्ट पूछ ले। सो या जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्रायोक्साइड is the catalyst used for reaction between ethylene glycol and terephthalic acid. The temperature is 420 to 460 Kelvin. इस रिएक्शन में इथिलीन ग्लाइकॉल का H बाहर आएगा एंड टेरिफ्थैलिक एसिड में से यहां से OH बाहर आएगा। H एंड OH बाहर आके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे,
सो द बाई प्रोडक्ट दैट कम्स आउट इज वाटर। कितना वाटर बाहर आएगा इसका काउंटिंग करेंगे बाद में, बट जो फाइनल स्ट्रक्चर बना उसका, जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका स्ट्रक्चर लिख लो। सो यहां से आएगा OH, CH2, CH2 और O, बिकॉज H बाहर निकल चुका था। अगर यहाँ का H निकलेगा तो यहाँ का भी H निकलने वाला है। सो वी विल हैव H टर्मिनेटिंग द एंटायर चेन। यहां से आएगा O, CH2, CH2O, O के बाद H निकल चुका था। H गया था विद OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और OH जाने के बाद यहां पर बचेगा C डबल बॉन्ड O, तो O कनेक्ट हो जाएगा विद C डबल बॉन्ड O। इसके बाद बेंजीन का रिंग आ गया। सो यू हैव अ बेंजीन रिंग हियर। ये प्लस वाटर यहां से इरेज कर लेंगे, और फिर यहां से भी आएगा C डबल बॉन्ड O। इसका भी OH बाहर निकलने वाला है। दिस एंटायर रिपीटिंग यूनिट इज गोइंग टू अपीयर n नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि हमने मोनोमर्स के n मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो ये पूरा का पूरा रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स रिपीट होगा। बस जो आखिरी वाला मोनोमर आएगा उसका OH टर्मिनेट करेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को। सो यहाँ का H टर्मिनेट करेगा इस वाले स्ट्रक्चर को, और यहाँ का OH टर्मिनेट करेगा इस वाले स्ट्रक्चर को, एंड दैट बिकम्स द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। द पॉलीमर इज कॉल्ड टेरिलीन और डैक्रोन। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप देखोगे तो ये एस्टर ग्रुप आ गया। एस्टर ग्रुप मतलब एस्टर ग्रुप फॉर्म होगा व्हेन एन एसिड एंड एन अल्कोहल रिएक्ट्स। तो यहाँ पर एसिड और अल्कोहल का ही रिएक्शन था। एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करके एक एस्टर ग्रुप बनाते थे, एंड दैट इज व्हाई दिस कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स दे आर कैटेगराइज्ड एज पॉलीएस्टर्स। एंड एक एग्जांपल हमने पढ़ा पॉलीएस्टर का, विच इज टेरिलीन और डैक्रोन। इसके मोनोमर्स थे इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड। जो बाई प्रोडक्ट यहां पर एलिमिनेट हुआ दैट इज वाटर, सो प्लस H2O आएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इस टाइप का कैलकुलेशन हमने नाइलॉन्स में भी किया था। सो यहां से एक H2O बाहर आया, फिर यहां से भी एक H2O बाहर आएगा। यू कैन से कि यहां से भी एक H2O बाहर आएगा, बट इधर का जो H2O बाहर आया वो यहाँ का OH, और इसके बाद जो इथिलीन ग्लाइकॉल आएगा उसका H लेके बाहर आया था। तो इसका जो H है दैट विल बी टेकन अवे बाय द प्रीवियस टेरिफ्थैलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो ये जो H2O बाहर आएगा ये इस पेयर का H2O नहीं गिना जाएगा। इस पेयर में से जो H2O आया वो यहां से आएगा और यहां से आएगा, whereas ये वाला जो H2O गिना जाएगा that will belong to the previous pair. So from one pair we are getting two water molecules getting eliminated. So यहां पर अगर n pairs लिए थे तुमने तो water molecules तुम्हें 2n मिलेंगे, बट तुमने ये वाला OH और ये वाला H नहीं निकाला, बिकॉज चेन टर्मिनेट होते टाइम जो ये OH तुम्हारा बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, और ये वाला भी जो एंड वाला मोनोमर है उसका H निकलना चाहिए था बट वो नहीं निकलेगा। तो एक H2O, ये H और OH, ये एक H2O तुमने निकाला नहीं है, तो H2O का कोएफिशिएंट 2n-1 आएगा, एंड दिस बिकम्स द फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। ये तुम्हारा एक और पॉलीमर हमने डिस्कस किया। वंस अगेन द नेम ऑफ द पॉलीमर इज टेरिलीन और डैक्रोन। Names are terylene, dacron. This is an example of polyester because final structure में ester का group present है. It is an example of condensation polymer because water molecules का elimination हुआ. The monomers of terylene, dacron mean one and the same thing. इसके monomers they are ethylene glycol and terephthalic acid. जब इनका रिएक्शन 420 टू 460 केल्विन के टेम्परेचर पर हमने करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमें हमारा पॉलीएस्टर मिल गया। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन और डैक्रोन, बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग, एंड 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे। सो या दैट इज वन मोर पॉलीमर वी डिस्कस्ड। एंड बढ़ो आगे। द नेक्स्ट इज नाइलॉन्स। नाइलॉन्स में नाइलॉन 6 का डिटेल डिस्कशन हमने यहां पर किया था इन द सेक्शन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। यही पूरा डिस्कशन रिपीट होगा यहां पर। सो आई एम नॉट रिपीटिंग द एंटायर डिस्कशन, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड चेक दैट सेक्शन। वहां पर हमने सारा डिस्कशन कर लिया है अबाउट नाइलॉन 6 एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉलीमर दैट इज नाइलॉन 6। नाइलॉन्स में दो एग्जांपल्स पढ़ने थे, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, और भी एग्जांपल्स है जो वीडियो में आगे आएंगे, बट फॉर नाउ या द सेकंड एग्जांपल वी आर स्टडीइंग इज नाइलॉन 6। वंस अगेन 6 मतलब यहां पर एक ही मोनोमर आएगा, एंड इन दिस वन मोनोमर वी नीड टू हैव 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स का मोनोमर का नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम।
एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज अ साइक्लिक मोनोमर। यहां पर CH2 के तुम्हारे पास 5 ग्रुप्स रहेंगे। देयर आर 5 CH2 ग्रुप्स दैट विल मेक 5 कार्बन एटम्स। एक और CH2 का ग्रुप आएगा। नाउ यू विल हैव C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप। तो यहां पर NH आएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O आएगा एंड दैट बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। इसका पॉलीमराइजेशन करवाना रहेगा तो सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा। H प्लस और OH माइनस और एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने से ये वाला जो ग्रुप है ये ब्रेक हो जाएगा। CO और NH का जो बॉन्ड रहेगा ये ब्रेक होने के बाद अगर NH से लिखना शुरू करें तो सबसे पहले NH आएगा, NH will be followed by CH2 एंड CH2 ग्रुप तुम्हारा 5 टाइम्स रिपीट होगा। सो CH2 5 टाइम्स आएगा एंड यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोलिसिस करना मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना, वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, H2O को ब्रेक करेंगे तो H और OH आएगा। दिस NH will get हाइड्रोजन। सो ये ओवरऑल ग्रुप बन जाएगा NH2 ग्रुप। सो ये NH का हमने कर दिया NH2 और OH जाएगा इस कार्बन को तो ये बन जाएगा COOH का ग्रुप। तुम्हारा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम एक साइक्लिक मोनोमर था, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। इसके अगर N मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो इसके भी हमारे पास N मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसके N मॉलिक्यूल्स का करवाना होगा पॉलीमराइजेशन। तो जब पॉलीमराइजेशन होगा यहां से एक H को सेपरेट कर दो तो H ऐसे आएगा। रिपीटिंग यूनिट विल बिगिन विद एन NH ओवर हियर। सो एक NH आ गया फॉलोड बाय CH2 5 टाइम्स। फिर यहां से भी आएगा C डबल बॉन्ड O। रिपीटिंग यूनिट यहां पर खत्म हो जाएगा और टर्मिनेट करने के लिए OH का ग्रुप आएगा। हमने कितने स्पीशीज लिए थे इसके? N स्पीशीज लिए थे। तो रिपीटिंग यूनिट्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे? N नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विल बी प्रेजेंट। तो जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो N आएगा। प्लस अब जब भी तुमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करवाया था ये सेम यूनिट यहां पर भी प्रेजेंट रहेगा। यू विल हैव NH2 then you will have CH2 5 times and then you will have C double bond O OH। जब तुमने इसको और इसको कनेक्ट करवाया था तो यहां का OH और यहां का H बाहर आएगा फॉर्मिंग वाटर। ये वाटर यहां से एलिमिनेट होगा, यहां पर NH2 था तो ये NH बन जाएगा और ये CONH आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यू कैन सी दैट इन द स्ट्रक्चर। अगर ये N टाइम्स रिपीट होगा तो एक और इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O के तुरंत बाद NH आ जाएगा। तो CONH के लिंकेजेस यहां पर भी तुम्हें मिल गए और ये रिपीटिंग यूनिट बेसिकली N टाइम्स आ गया बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हियर एंड अमाइन ग्रुप ओवर हियर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने एलिमिनेट होंगे ये तुम्हें बताना होगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर तुम्हारे पास पेयर ऑफ मोनोमर्स नहीं है, यहां पर तुमने N मॉलिक्यूल्स लिए थे मोनोमर के। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल देयर इज वन वाटर मॉलिक्यूल दैट गेट्स एलिमिनेटेड। लेकिन ये H और ये OH एलिमिनेट होना चाहिए था, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। देयर शुड बी N वाटर मॉलिक्यूल्स कमिंग आउट बिकॉज फ्रॉम वन मोनोमर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एक ही वाटर एलिमिनेट होगा। सो ये आएगा N वाटर मॉलिक्यूल्स बट बिकॉज ये H और OH एलिमिनेट नहीं होगा एक वाटर मॉलिक्यूल कम आएगा एंड N-1 H2O मॉलिक्यूल्स विल गेट एलिमिनेटेड। तो ये तुम्हारा फाइनल ओवरऑल रिएक्शन आ गया। यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ इसलिए नाइलॉन 6 भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर माना जाएगा। सो दैट वाज अबाउट नाइलॉन 6। नाइलॉन्स में हमने सेकंड एग्जांपल नाइलॉन 6 का पढ़ा। द मोनोमर इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम व्हिच इज अ साइक्लिक मोनोमर। साइक्लिक मोनोमर का हाइड्रोलिसिस करवा के पहले हमने लीनियर मोनोमर बना दिया। लीनियर मोनोमर भी हमारे पास N के क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। इसका पॉलीमराइजेशन करवाया, पॉलीमराइजेशन के टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए एंड नाइलॉन 6 का ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ इसलिए इस पॉलीमर को भी क्लासिफाई किया जाएगा एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। दैट वाज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स एंड बढ़ते आगे विद द फिफ्थ पॉलीमर दैट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। लाइक द नेम सजेस्ट्स द मोनोमर्स आर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड ओनली। सो यू टेक फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, इन्होंने CH2O करके लिखा है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है H C डबल बॉन्ड O एंड H। In acidic or alkaline conditions,
दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू गेट फॉर्म। अगर एसिडिक कंडीशन इमेजिन करोगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा, H प्लस आएगा O के पास, इट विल टेक वन लोन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन, सो H यहां पर बनेगा प्लस O पर आएगा, O पर प्लस सस्टेनेबल नहीं है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर खुद ले लेगा एंड यहाँ C और O के बीच का डबल बॉन्ड टूट के एक सिंगल बॉन्ड ही बाकी रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन टूक अवे अ लोन पेयर, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, you get CH2OH with a positive charge on carbon. So CH2OH form हो गया with a positive charge on carbon. Now this will act as the electrophile and electrophiles can easily attack benzene. इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन को अटैक करेगा तब जो भी हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दिस H will come out in the form of H प्लस, और जो कार्बन एटम पर प्लस चार्ज था वो यहाँ पर कनेक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहां पर आएगा CH2OH। अब जितना तुम फॉर्मल्डिहाइड ले लोगे, फॉर्मल्डिहाइड तुम जितना ज्यादा लोगे, फॉर्मल्डिहाइड CH2OH फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और इतने ही CH2OH के ग्रुप्स आना शुरू हो जाएंगे एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ फिनॉल। सो ऑर्थो पोजिशन पर CH2OH यहां पर आ गया, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट। CH2OH ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर आएगा एंड इट कैन ऑल्सो कम एट बोथ द ऑर्थो एंड बोथ द पैरा पोजिशंस। तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे व्हेन फिनॉल अंडरगोज अ रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड इन एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस। नाउ आउट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली अगर ये वाला प्रोडक्ट ले लोगे, इस वाले प्रोडक्ट का पॉलीमराइजेशन करवाना है, so they have taken n molecules of this product and they are making it polymerize in alkaline conditions. यहाँ acidic conditions या alkaline conditions दोनों लेंगे तो चलेगा। OH plus is not the correct way to write, it is either OH minus or H plus. So acidic या alkaline conditions में इसका polymerization करवा के ये वाला linear polymer आएगा। Once again polymerization कैसे हुआ? When you take this molecule, there is OH, then the benzene ring, and here you have CH2OH. Repeat the same molecule again. So you have OH here, then you have a benzene ring, and you have CH2OH at the ortho position. अब ये वाला OH इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके H2O फॉर्म करेगा और बाहर आएगा। So this OH comes out. यहां से तुमने हाइड्रोजन था वो ले लिया and H and OH come out forming H2O. तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा और ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पोजीशन पर। सो ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा सामने वाले मॉलिक्यूल के दूसरे ऑर्थो पोजीशन पर, और पहले ऑर्थो पोजीशन पर तो CH2OH ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये वाला भी जो पोजीशन है इसका जो हाइड्रोजन होगा दैट विल कम आउट विद OH ऑफ द प्रीवियस मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी एक CH2 का ग्रुप आएगा दैट विल कनेक्ट एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ अ सिमिलर मॉलिक्यूल व्हिच इज देयर ओवर हियर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, these are phenol units. Phenol units all connected by CH2 linkages at the ortho position. So ये ortho position पर CH2 का linkage and phenol के units आ गए। इस टाइप का पॉलीमर एक लीनियर पॉलीमर होगा and that linear polymer of phenol and this part comes from formaldehyde. Phenol and formaldehyde का linear polymer इसका नाम है Novolac. Novolac is the linear polymer of phenol and formaldehyde. एंड नोवोलैक का यूजेज पेंट्स में रहता है। सो द लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज नोवोलैक, इट इज द लीनियर पॉलीमर, इट इज यूज्ड इन पेंट्स। अभी नोवोलैक का ही एक चेन ले लो एंड सिमिलर चेन यहाँ नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लो। इन दोनों चेन्स का कनेक्शन भी अगर हम CH2 ग्रुप्स के साथ करवा देंगे, बिकॉज जो मोनोमर हमें मिला था, जो ये वाले प्रोडक्ट्स हमें मिले थे, ये वाले प्रोडक्ट्स में CH2OH पैरा पोजिशन पर भी आ सकता है। तो ये OH अगर पैरा पोजिशन मतलब ये जो पैरा पोजिशन पर आ गया, अगर ये OH सामने किसी बेंजीन का H लेके बाहर आएगा तो ये CH2 भी कनेक्ट हो जाएगा विद सम अदर बेंजीन रिंग। तो वही बात, ये तुम्हारा लीनियर पॉलीमर नोवोलैक था, लेकिन CH2OH का ग्रुप अगर पैरा पोजिशन पे भी रहेगा तो ये CH2OH का OH बाहर आएगा सामने वाले बेंजीन रिंग के H के साथ, एंड ये CH2 भी दो अलग अलग बेंजीन रिंग्स को कनेक्ट करवा पाएगा। This forms the cross linking and Novolac का अगर further cross linking करवा लिया तो हमें Bakelite मिलेगा। Bakelite is the cross link polymer of phenol and formaldehyde.
So that's what I've written here. Bakelite is a cross-linked polymer of phenol and formaldehyde. क्रॉस लिंकिंग के वजह से इतना हाई अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग आएगा तो पॉलीमर को हीट करके मेल्ट करना इम्पॉसिबल रहेगा. सो बेकलाइट एक बार फॉर्म हो गया तो हीट करके मेल्ट करना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंक्ड नेचर ऑफ बेकलाइट. सो बेकलाइट का जो यूज रहेगा, इट विल बी यूज टू मेक कोम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स. इन सब एप्लीकेशंस में वही एक प्रॉपर्टी काम आएगा कि क्रॉस लिंक पॉलीमर है. सो बिकॉज ऑफ बीइंग अ क्रॉस लिंक पॉलीमर, हीट करके मेल्ट करना इज इम्पॉसिबल. सो अगर हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स देखोगे तो यूटेंसिल्स काफी हीटअप हो जाएंगे व्हेन वी कुक फूड इन द यूटेंसिल्स. अगर यूटेंसिल्स को हमें पकड़ना है तो ऐसा मटेरियल लगेगा जो गर्म ना हो और जो गर्म होने से मेल्ट ना हो. तो ये प्रॉपर्टी बेकलाइट का काम आएगा फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स. ये बाकी सारे भी छोटे मोटे एप्लीकेशन है, इनको याद रखना. एंड दैट्स अबाउट द डिस्कशन ऑफ बेकलाइट. लाइक आई सेड, इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ phenol and formaldehyde. Take the next polymer, something called melamine formaldehyde. Now once again, जैसे phenol formaldehyde में मोनोमर्स थे phenol and formaldehyde, यहाँ पर मोनोमर्स होंगे melamine and formaldehyde. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का यूजेज रहेगा टू मेक अनब्रेकेबल क्रॉकरी. एंड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो देख लो. मेलामाइन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली. सो नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, then there will again be a double bond with carbon, single bond with nitrogen and a double bond with carbon, and these two are connected by a single bond. नाइट्रोजन के सारे वैलेंसीज सेटिस्फाई हो चुके हैं, कार्बन के 3 वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया, चौथा वैलेंसी सेटिस्फाई होगा बाय एन NH2 ग्रुप. तो ये स्ट्रक्चर आ गया ऑफ द फर्स्ट मोनोमर दैट इज मेलामाइन. ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर है. फॉर्मल्डिहाइड इज सिंपली H C डबल बॉन्ड O एंड H. Once again you take acidic conditions. Acidic या alkaline condition लिया तो भी चलेगा, but mechanism is what I am showing with the help of H+. So I will say acidic conditions में polymerize करवा लो. H+ आके O का lone pair ले लेगा. So H comes here, O gets a plus charge. It will take away the lone pair from the double bond with carbon. Single bond बनेगा, O का plus charge neutralize होगा, but the plus will appear on carbon. Now this is CH2OH with a positive charge on carbon. ये OH जो है वो बाहर आएगा इस NH2 का हाइड्रोजन लेके, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी NH. एक तो यहाँ से भी और यहाँ से भी ये सेम रिएक्शन होने वाला है. अगर इसका H बाहर आया तो इसका और इसका H भी बाहर आने वाला है. सो व्हेन द कंटिन्यूएशन हैपेंस इट विल लुक लाइक दिस. NH बिकॉज यहाँ से भी एक H बाहर आएगा. देन देयर इज अ कार्बन एटम डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, अगेन अ कार्बन, अगेन अ नाइट्रोजन, double bond with another carbon, nitrogen and a double bond between the two of them. इस कार्बन के ऊपर ये NH2 था, NH बनेगा बिकॉज एक H यहां से बाहर आया. दैट H फॉर्म्स वाटर विद दिस OH, तो ये माइनस H2O कर लिया. दिस NH फाइनली कंबाइंस विद द कार्बन ओवर हियर. सो यू हैव NH, CH2 एंड द स्ट्रक्चर कंटिन्यूज. यहां पर भी तुम्हारा एक NH था बिकॉज NH2 था, उसका भी एक H बाहर आएगा एंड द स्ट्रक्चर कंटिन्यूज फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का. अगर मेलामाइन का फंक्शनलिटी देखोगे, फंक्शनलिटी एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने डिफाइन किया था. फंक्शनलिटी मींस द नंबर ऑफ चेन ग्रोथ साइट्स दैट आर देयर ऑन द मोनोमर. यहां पर मैंने डिफाइन किया था फंक्शनलिटी इज द नंबर ऑफ चेन ग्रोथ साइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द मोनोमर. सो यहां मेलामाइन पर फंक्शनलिटी तुम्हारा 3 आएगा बिकॉज देयर आर 3 पॉसिबल साइट्स फ्रॉम विच द चेन ग्रोथ कैन हैपन. वंस अगेन ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा इट विल बी काइंड ऑफ अ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ओनली, एंड बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर इसका मेल्टिंग भी हीट करके डिफिकल्ट रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी. ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर आ गया ऑफ द पॉलीमर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड ये जो पॉलीमर बना इसके मोनोमर्स दे आर मेलामाइन and formaldehyde. That's it with melamine formaldehyde. बढ़ते आगे with the next polymer that is natural rubber. Natural rubber obtain होता है in the form of latex from the rubber trees. Latex is a colloidal solution of rubber in water. Colloidal solution मतलब जो particle size रहेगा वो 1 नैनोमीटर to 1 माइक्रोमीटर के रेंज में रहेगा.
So rubber is present in the form of these colloidal particles in water which is acting as the solvent. कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर हमेशा एक चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. लेटेक्स में रबर के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बने इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रहता है. एज अ फैक्ट इसको याद रखना. एंड या दैट्स अबाउट नेचुरल रबर. नेचुरल रबर ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज. जो लेटेक्स रबर ट्रीज में से मिलता है, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर विच इज द सॉल्वेंट. जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बने रबर के, उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर के रेंज में होना चाहिए. यही डेफिनेशन होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस का. और कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर हमेशा एक चार्ज रहता है. तो रबर पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज रहता है दैट इज नेगेटिव इन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर विच इज लेटेक्स. नेचुरल रबर केमिकली इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है, आइसोप्रीन का सबसे पहले तो आईयूपैक नेम देख लो, इससे स्ट्रक्चर लिखने में आसानी होगी. आइसोप्रीन का आईयूपैक नेम है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन. ब्यूटा 1,3 डाइन मतलब C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. ये 1 और 3 फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया एंड 2 पर मिथाइल आएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल CH3. इस कार्बन के 2 ही वैलेंसीज कंप्लीट हुए तो ये CH2 बनेगा. इस कार्बन के चारों वैलेंसीज हो चुके हैं, तो इस कार्बन पे और कुछ आएगा नहीं. इसके ऊपर एक H आएगा एंड एंड वाले कार्बन के 2 वैलेंसीज कंप्लीट हुए थे, तो बाकी 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई करने होंगे विद हाइड्रोजन. ये तुम्हारा मोनोमर हो गया आइसोप्रीन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन. इस मोनोमर का हमें पॉलीमर बनाना है. इसका जो भी पॉलीमर बनेगा दैट पॉलीमर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर. इसका पॉलीमर बनाने के लिए इन दोनों कार्बन्स के डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इनके भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. तो इन दोनों कार्बन्स पर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके इनके ऊपर भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा. इट सो हैपेंस दैट दीस 2 कार्बन एटम्स विल शेयर द ऑड इलेक्ट्रॉन्स अमंग्स देमसेल्व्स ओनली. सो इन 2 कार्बन एटम से ही स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे. C डबल बॉन्ड C इज व्हाट यू गेट, दैट इज द डबल बॉन्ड बिटवीन दीस 2 कार्बन एटम्स. इस कार्बन एटम के ऊपर एक H आएगा, फिर इसके ऊपर एक CH2 आएगा, CH2 के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन था. तो यहां से तुम्हारा चेन ग्रो करना चालू करेगा. It so happens that the polymer you get is the cis isomer of polyisoprene. Natural rubber का structure, the polymer you finally get is the cis isomer of polyisoprene. एक तो isoprene तुम्हारा monomer, isoprene का polymer is polyisoprene, but natural rubber का जो structure है that is the cis isomer of polyisoprene. तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, H ऊपर गया, CH2 नीचे आया, तो अभी जो CH2 और CH3 हमें ड्रॉ करना है इस कार्बन के ऊपर, CH3 विल बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड. सॉरी, सिस के लिए दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैव टू बी ऑन द सेम साइड. तो CH3 विल बी देयर ऑन द अपर साइड एंड CH2 यहाँ पर आएगा एंड चेन ग्रोथ तुम्हारा यहाँ से कंटिन्यू होगा. ट्रांस मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड एंड सिस मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. तो ये तुम्हारे सिस आइसोमर का स्ट्रक्चर आएगा एंड ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा सिस पॉलीआइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर आ जाएगा. इसी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के 2-3 यूनिट्स और बनाने का ट्राई करो एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. आई हैव कॉपीड डाउन दैट वेरी स्ट्रक्चर ऑफ 1 रिपीटिंग यूनिट. इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे. ये स्ट्रक्चर CH2 से यहाँ पर ग्रोथ करना कंटिन्यू करेगा. ये CH2 फर्दर कनेक्ट होगा दूसरे यूनिट के CH2 के साथ. अब रूल ऐसा रहेगा, अगर एक यूनिट के दोनों CH2s नीचे की तरफ आ गए तो दूसरे यूनिट के दोनों CH2s को हमें ऊपर की तरफ दिखाना होगा. तो ये CH2, अगर CH2 ऊपर की तरफ आया तो ये कनेक्टेड रहेगा C के साथ एंड डबल बॉन्ड C आएगा. ये वाला यहां पर जो आएगा दैट विल बी द मिथाइल पार्ट. सो CH3, इस कार्बन के ऊपर एक H आएगा और CH2 सेम साइड पे होना चाहिए बिकॉज सिस पॉलीआइसोप्रीन था, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स दे हैव टू बी ऑन द सेम साइड. तो CH2 अब यहां पर आएगा. अब जो नेक्स्ट CH2 हम लेने वाले हैं, ये CH2 अगले यूनिट के नीचे की तरफ आएगा. तो ये CH2, अगर ये CH2 नीचे की तरफ आया तो जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ होगा. देयर विल बी अ मिथाइल ग्रुप हियर अगेन जस्ट लाइक दिस. डबल बॉन्ड यहां पर है, इसके ऊपर H आएगा एंड CH2 अगर नीचे की तरफ है तो सिस आइसोमर के लिए इसका CH2 भी नीचे की तरफ ही आना चाहिए एंड द चेन ग्रोथ विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग.
So this is how the overall structure will look like for the cis isomer and ये हमने शो किया है विद द हेल्प ऑफ 3 यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स बनाते टाइम एक और रूल मैंने बताया कि सिस पॉलीआइसोप्रीन में अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए CH2 तुमने नीचे शो किया तो अगले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए तुम्हें CH2 ऊपर की तरफ शो करना है। सेम थिंग हियर एंड अगर इसका CC डबल बॉन्ड के लिए CH2 ऊपर की तरफ आया तो अगले यूनिट के लिए CH2 जो रहेगा वो CC डबल बॉन्ड के नीचे की तरफ आएगा। वापस अगले यूनिट में तुम्हारा CC डबल बॉन्ड जो रहेगा वो CH2 के नीचे आएगा बिकॉज यहां पर ऊपर है तो अगले यूनिट में CH2 ऊपर आएगा, C डबल बॉन्ड से नीचे आएगा एंड द स्ट्रक्चर कंटिन्यूज। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है पॉलीआइसोप्रीन का एंड पॉलीआइसोप्रीन के सिस आइसोमर का। सो सिस पॉलीआइसोप्रीन ये स्ट्रक्चर है उसका एंड सिस पॉलीआइसोप्रीन मींस इट इज नेचुरल रबर। अगर पॉलीआइसोप्रीन का ही ट्रांस आइसोमर लोगे, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन is also a form of rubber. It is called gutta percha. थोड़ा अजीब नाम है बट नाम याद रख लेना। It's not given in NCERT but just an additional fact around this entire theory. Cis polyisoprene is the structure of natural rubber. इसी स्ट्रक्चर को अगर ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, दैट ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रबर। इसका फ्लेक्सिबिलिटी सिस वाले फॉर्म के कंपेयर में थोड़ा कम रहेगा एंड ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन द स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड गुट्टा पेरचा। बढ़ो आगे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जो नेचुरल रबर हमें मिला, जो लेटेक्स हमें मिलता है वो काफी वीक रहता है। दैट रबर इज सच दैट अगर थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो दैट रबर विल गेट टोन, रबर फट जाएगा अगर थोड़ा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे। द रबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स इज वेरी वीक। तो रबर को थोड़ा हमें स्टिफन, थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। रबर को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ रबर बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू क्रॉस लिंक्स बिटवीन द रबर चेन्स विद द हेल्प ऑफ सल्फर। वल्कनाइजेशन में स्पेसिफिकली सल्फर का ही यूज किया जाता है। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रबर बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ रबर चेन्स विद द हेल्प ऑफ सल्फर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। टायर्स पर्पस के लिए, टायर में भी जो यूज होता है वो रबर ही यूज होता है बट द रबर दैट इज यूज्ड इन टायर्स इज वेरी स्टिफ। तो इतना स्ट्रेंथनिंग किया जाता है बाय वल्कनाइजेशन। टायर्स के लिए 5% सल्फर का यूज किया जाता है एंड वॉट एवर परसेंटेजेस आर मेंशन्ड, अगर कुछ बोला नहीं है देन इट इज परसेंटेज बाय मास। सो 5% बाय मास ऑफ सल्फर हम यूज करते हैं फॉर टायर एप्लीकेशंस। सो टायर्स के लिए जो रबर को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है उस वल्कनाइजेशन प्रोसेस में 5% सल्फर यूज करते हैं एंड या द वल्कनाइज्ड चेन्स आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये तुम्हारा एक रबर का चेन, ये तुम्हारा दूसरा रबर का चेन, यहां पर एक डबल बॉन्ड था, हमने डबल बॉन्ड ब्रेक करवा के दोनों चेन्स को कंबाइन कर दिया बाय अ सल्फर लिंकेज। सो दैट सल्फर लिंकेज क्रॉस लिंक्स टू चेन्स विद वन अनदर। क्रॉस लिंकिंग ऑफ चेन्स के वजह से रबर का स्ट्रेंथनिंग होगा एंड दैट स्ट्रेंथन्ड रबर can now be used for whatever applications we are looking at. टायर्स के लिए तो मैंने कह दिया 5% सल्फर यूज होगा बट अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सल्फर लगेगा। ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अ डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस ऑल्सो। तुम्हारा सल्फर लिंकेज डबल बॉन्ड पर नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट कार्बन पर आएगा एंड जरूरी नहीं है कि एक ही सल्फर का लिंकेज आएगा। दो कार्बन एटम्स के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक दिस लिंकेज माइट नॉट बी प्रेजेंट एंड देयर विल बी अ sulfur and then a link with carbon. So the linkages might contain two sulfur atoms also. कहने का मतलब disulfide links may also exist. तो सिर्फ ये दो structures है ऐसा नहीं है, there are multiple structures possible. But yeah, all in all, vulcanization of rubber का meaning होता है strengthening of rubber by introducing cross linking between the rubber chains and the cross linking is done with the help of sulfur. टायर के लिए 5% सल्फर यूज होगा, ये याद रखना एंड देयर कैन बी डाइसल्फाइड लिंकेजेस आल्सो दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द रबर चेन्स। सो या दैट्स अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बढ़ो आगे। सिंथेटिक रबर। रबर का डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही दिया था व्हेन वी वर डिस्कस। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मतलब नॉट रियली एट द स्टार्टिंग, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द वीडियो व्हेन वी वर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इलास्टोमर्स के टाइम मैंने कहा था इलास्टोमर्स और रबर्स are those polymers
which can be stretched up to at least 2 times their original length without breaking. Additionally, जब भी स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल डिमेंशंस रीगेन हो जाने चाहिए. अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगे तो ही उसे हम सिंथेटिक रबर या इलास्टोमर कह सकेंगे. सो सिंथेटिक रबर इज एनी पॉलीमर which can be stretched up to at least 2 times the original length without breaking it. Also, it must regain the original shape when the deforming force is removed. So ये definition अगर satisfy किया किसी ने तो उस material को हम synthetic rubber कह सकते हैं. One of the synthetic rubbers example is neoprene. One example of synthetic rubber is neoprene. Neoprene is a polymer of chloroprene. Chloroprene monomer है. Chloroprene का polymer is neoprene. Chloroprene का structure यहाँ पर मैंने draw किया है. Chloroprene is like isoprene only. बस जो तुम्हारा 2-methyl buta 1,3 diene था, क्लोरोप्रीन का आयुपैक नेम रहेगा 2-क्लोरो. बस 2-मिथाइल के बदले 2-क्लोरो आएगा, 2-क्लोरो. अदरवाइज इट इज ब्यूटा 1,3 डाइईन. इस मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करवा देंगे तो वही स्टेप्स. ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो तो दोनों कार्बन्स के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा. ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो तो इन दोनों कार्बन्स पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा. ये दो अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे and these two CH2 groups with the odd electron will start growing chain from both the ends. And ये chain growth जब होगा तब हमें polymer का structure मिलेगा. So a double bond between these two carbon atoms and the chain starts growing from the two CH2 groups that were present at the ends. ये तुम्हारा chain का growth आया and end times अगर repeat होगा तो ये तुम्हारे polymer का structure. In case it is not clearly visible, I'll just draw that again. It is CH2, C, double bond CH, CH2 getting repeated n times और इस कार्बन के ऊपर Cl आएगा. And yeah, that's the final structure of the polymer. This polymer is neoprene. You can call it neoprene rubber. Neoprene rubber is a polymer of chloroprene. This polymer is used for making conveyor belts, gaskets and hoses. बढ़ो आगे. The next polymer is Buna N. Now these all polymers are examples of synthetic rubbers. Synthetic rubber का एक example हमने neoprene पढ़ा. The second example of synthetic rubber is Buna N. Buna N is a copolymer of acrylonitrile and buta 1,3 diene. Acrylonitrile is CH2, double bond CH. यहाँ पर एक CN का ग्रुप आएगा. नाइट्राइल ग्रुप ऑन इथिलीन. इथिलीन का या इथीन का एक हाइड्रोजन CN के साथ रिप्लेस करोगे तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल. एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन. ब्यूटाडाइन में भी ब्यूटा 1,3 डाइन. ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. CH आएगा, CH अगेन एंड देन अ डबल बॉन्ड CH2. तो ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इनका अगर पॉलीमर बनाते हैं, इनका अगर कोपॉलीमर बनाएंगे तो वो कोपॉलीमर रहेगा ब्यूना N. एंड दैट ब्यूना N बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रबर. इनको हम इक्वल प्रोपोर्शंस में नहीं लेते. इनके प्रोपोर्शंस के बारे में ज्यादा कमेंट किया नहीं है इन एनसीईआरटी, बट या डेफिनेटली दे आर नॉट टेकन इन इक्वल प्रोपोर्शंस. इनका प्रोपोर्शन वेरी करेंगे तो जो रबर बनेगा उसका परफॉर्मेंस भी वेरी करेगा. सो अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म्स अ पॉलीमर. दैट पॉलीमर इज अ सिंथेटिक रबर. पॉलीमर का नाम रहेगा ब्यूना N. सो रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द मोनोमर्स. इस पॉलीमर का प्रॉपर्टी है दैट इट इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल, lubricating oil and organic solvents, and because of this property it is useful for making oil seals and tank linings, etc. These are applications and this is a property of Buna N. Similarly, one more example of a synthetic rubber is Buna S. Buna S is a copolymer of styrene and buta 1,3 diene. Buta 1,3 diene का तो यही स्ट्रक्चर है. Styrene is CH2 डबल बॉन्ड CH, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर. बस जो नाइट्राइल तुमने डाला था, जो CN का ग्रुप डाला था एक्राइलोनाइट्राइल के लिए, स्टाइरीन के लिए इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा बेंजीन रिंग. सो स्टाइरीन एंड ब्यूटा 1,3 डाइन का कोपॉलीमर, जो भी ये पॉलीमर फॉर्म होगा, दैट पॉलीमर विल बी अ सिंथेटिक रबर एंड इस पॉलीमर का नाम रहेगा ब्यूना S. ब्यूना S के मोनोमर्स क्या है? ब्यूना S के मोनोमर्स आर स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन. Buna N के monomers are acrylonitrile and butadiene. So keep this in mind and बढ़ते आगे.
द नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में हमें दो पॉलीमर्स पढ़ने हैं, एक है PHBV एंड द सेकेंड इज नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। PHBV का फुल फॉर्म इज पॉली, P फॉर पॉली, सो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। को बिकॉज इट इज अ कोपॉलीमर, यहां पर हम दो मोनोमर्स यूज करेंगे एंड बिकॉज वी आर यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स इट इज अ कोपॉलीमर, सो को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। सो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये तुम्हारा फुल फॉर्म बनेगा PHBV का। जो मोनोमर्स है इनके नाम हमने यहीं पर लिख के रखे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ब्यूटेरेट मतलब ब्यूटानोइक एसिड, सो इट इज CH3 CH2 CH2 COOH। बीटा अल्फा कार्बन इज द नेक्स्ट कार्बन आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन एंड उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी का ग्रुप चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहां पर डाल दिया OH का ग्रुप। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये आएगा ब्यूटानोइक एसिड एंड 1 2 थर्ड कार्बन पर OH का ग्रुप, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। इट इज वन सिंगल वर्ड, ब्यूटानोइक एसिड। ये तुम्हारा फर्स्ट मोनोमर का नाम आ गया। इसके हम n मॉलिक्यूल्स लेंगे, सिमिलरली n मॉलिक्यूल्स लेंगे सेकेंड मोनोमर के, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब वैलेरेट ये तुम्हारा कॉमन नेम आ गया, इट इज अ कॉमन नेम फॉर अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। सो यहां पर आएगा CH3 CH2 CH2 CH2, द फिफ्थ कार्बन एटम विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन। यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद का कार्बन अल्फा कार्बन, के बाद का कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पर OH का ग्रुप चाहिए, तो एक H यहां से निकालना पड़ेगा। IUPAC नेम भी लिख लेंगे, जैसे ये तुम्हारा ब्यूटानोइक एसिड था 4 कार्बन के वजह से, वैसे 5 कार्बन की वजह से ये तुम्हारा आएगा पेंटेनोइक एसिड। एंड पेंटेनोइक एसिड के 1 2 3 थर्ड कार्बन पर OH आ गया, सो इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। Y और P के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा और ओइक एसिड, ये एसिड और ओइक के बीच में स्पेस आएगा, सो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द सेकेंड मोनोमर। हमने दोनों मोनोमर्स के n मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनका अगर पॉलीमराइजेशन करवाया, देखो यहाँ का फंक्शनलिटी, दोनों मोनोमर्स का फंक्शनलिटी 2 आएगा। There is one site here and one site here from which the chain growth can take place. Similarly, one site here and one site here from where the chain growth can take place. ये COOH का OH बाहर आएगा with the H of OH group from the second monomer. तो ये H2O तुम निकाल दोगे, अगर H2O निकलेगा तो बॉन्डिंग कुछ ऐसा बनेगा, ये OH का भी H निकलने वाला है, so I will have H, then there is oxygen, then there is CH के ऊपर एक मिथाइल का ग्रुप followed by CH2, C डबल बॉन्ड O, OH में से OH तुम्हारा निकल चुका है, तो यहां पर आएगा सिर्फ C डबल बॉन्ड O। This OH was coming out with the hydrogen from here, तो C डबल बॉन्ड O के बाद ये वाला ऑक्सीजन आएगा followed by the CH ग्रुप here, लेकिन इस CH के ऊपर इथाइल का सब्स्टिट्यूशन आएगा। CH3 CH2 को अगर डायरेक्ट C2H5 लिख लोगे तो चलेगा, सो ये आ गया तुम्हारा C2H5 का सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय CH2 फॉलोड बाय C डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा टोटल रिपीटिंग यूनिट आएगा। C डबल बॉन्ड O के बाद जो OH है, दैट OH इज गोइंग टू गो अवे विद द H ऑफ, ये जो OH है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के OH के H के साथ बाहर आएगा, फॉर्मिंग अ वाटर मॉलिक्यूल अगेन। तो ये रिपीटिंग यूनिट कितनी बार बनेगा, हमने n मॉलिक्यूल्स लिए थे मोनोमर्स के, तो ये रिपीटिंग यूनिट जो आएगा वो n टाइम्स आएगा और चेन को हमें एंड करना पड़ेगा OH ग्रुप के साथ। सो ये तुम्हारा फाइनल पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ गया। इट इज क्लियरली अ कंडेंसेशन पॉलीमर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। बट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गॉटन एलिमिनेटेड, इसका भी काउंटिंग कर लो। इस टाइप का काउंटिंग हमने वीडियो में पहले भी किया था, नाइलॉन 6 के टाइम नाइलॉन 6 में भी किया था, एंड टेरिलीन डैक्रॉन वाला स्ट्रक्चर, वो पॉलीएस्टर वाला स्ट्रक्चर पड़ा, उसमें भी किया था। सो सेम चीज
ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर आया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से भी बाहर आया। यू कैन से ये वाला H जो था वो भी एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, बट लेट दैट वाटर मॉलिक्यूल बिलोंग टू द प्रीवियस पेयर। N नहीं, इसके पहले जो पेयर है उस पेयर को वाटर मॉलिक्यूल बिलोंग करेगा जो बना था इस वाले H के निकलने की वजह से। इस पेयर को जो वाटर मॉलिक्यूल्स बिलोंग करेंगे वो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, और ये OH जो नेबरिंग H को लेने वाला है ये वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। सो फ्रॉम वन पेयर वी आर गेटिंग एलिमिनेशन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स, सो 2NH2O आएगा। 2NH2O तो आ गया, बट ये जो OH और H निकलना चाहिए था वो निकला नहीं है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कम रहेगा। सो 2N-1 इतने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे व्हेन यू आर टेकिंग N मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द मोनोमर्स। ये तुम्हारा फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन हमने लिख लिया, एंड दैट इज वेयर वी फिनिश डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट biodegradable polymer. The polymer was PHBV and the full form is poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate. ये उसके monomers, ये उसके IUPAC names, and this is the structure of the final polymer. बढ़ो आगे। The next one is nylon 2, nylon 6. देखो जब भी मैंने तुम्हें nylon 6,6 पढ़ाया था, या in general nylon A, B कहेंगे, A will represent the number of carbon atoms in the diamine and B will represent the number of atoms in the dicarboxylic acid. So दो मोनोमर्स थे, एक मोनोमर डायमाइन था, एक मोनोमर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था। A का जो भी नंबर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द डायमाइन, एंड B जो भी नंबर आएगा इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाइलॉन A, B टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर का डिस्कशन। बट अगर मैं कह दूं नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 इस तरीके से बोला, तो जो तुम्हारे मोनोमर्स है एक ही मोनोमर पर अमाइन का भी ग्रुप रहेगा, एसिड का भी ग्रुप रहेगा। द फर्स्ट मोनोमर विल कंटेन 2 कार्बन एटम्स, सो 2 कार्बन एटम्स के लिए एक CH2 का ग्रुप आएगा, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कार्बन आएगा, और फिर एक आएगा NH2 का ग्रुप। बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर तुम्हारा अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। तो नाइलॉन A, नाइलॉन B का लॉजिक ऐसा रहेगा, whereas नाइलॉन A, B का लॉजिक था कि एक मॉलिक्यूल डायमाइन है, दोनों NH2 ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल पे रहेंगे, whereas दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एक अलग मॉलिक्यूल पे रहेंगे। You had a diamine and a dicarboxylic acid as your monomers when you were saying nylon A, B. But when you say nylon A, nylon B, तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अमाइन का और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। द सेकेंड मोनोमर विल बी नाइलॉन 6, मतलब इस मोनोमर में तुम्हारे पास 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो प्लस करेंगे NH2, CH2 ग्रुप सिर्फ 5 टाइम्स ही अपीयर होगा, बिकॉज छठा कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वंस अगेन दोनों के N मोल्स ले लेंगे, इन्हें पॉलीमराइज करवाया तो यहां से H को सेपरेट करना होगा, फिर आएगा NH, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बिकॉज ये जो OH है वो इसका H लेकर बाहर आएगा, सो H2O बन के एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एंड जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा, यहां से तुम्हें NH आएगा, फिर आएगा CH2 5 टाइम्स, यहां से भी OH निकलने वाला है तो C डबल बॉन्ड O आएगा। ये तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट N टाइम्स आएगा, बिकॉज दोनों मोनोमर्स के हमने N मॉलिक्यूल्स लिए थे। दिस हैज टू गेट कंक्लूडेड विद द OH ग्रुप ओवर हियर, एंड ये तुम्हारे पॉलीमर का फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स कितना एलिमिनेट होगा, सो जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में किया, OH और H आया तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से आएगा, ये OH और नेबरिंग जो भी मोनोमर रहेगा उसका H बाहर आएगा, तो यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा। इस पेयर के लिए ये वाला H भी प्रीवियस वाले पेयर के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, बट वो वाटर मॉलिक्यूल बिलोंग करेगा प्रीवियस पेयर को। इस पेयर को वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बिलोंग करेंगे, सो एक यहां से और एक यहां से, सो फॉर एवरी पेयर there are 2 water molecules that will come out. We had N pairs of monomers, so 2N water molecules बाहर आने वाले हैं, but ये H और ये OH वो एक water molecule बाहर नहीं आया, तो एक water molecule कम होने की वजह से 2N-1 water molecules का coefficient बनेगा। ये तुम्हारा overall balanced reaction, the polymer you got
नेम ऑफ दैट पॉलीमर इज नाइलॉन 2 कॉमा नाइलॉन 6। ये डिफरेंस मैंने जो बताया वो डिफरेंस ध्यान में रखना। नाइलॉन ए कॉमा बी, जैसे नाइलॉन लेट अस से 4 कॉमा 10, it means there are 4 carbon atoms in the diamine and 10 carbon atoms in the dicarboxylic acid. Both the NH2 groups are present on one single molecule and both the carboxylic acid groups are present on the other molecule when you talk about nylon 4 comma 10. But when you say nylon A comma nylon B, something like nylon 2 comma nylon 6, तो दोनों monomers, both the monomers will have one carboxylic acid and one NH2 group each, and that is how the difference happens in the structure of monomers when you write the name in this manner and this manner. ये distinction ध्यान में रखना. Remember the entire discussion that we have done over here and बढ़ते आगे. Now this is the last part of the chapter and the last part of the video also. In this table they have given names of some common polymers. They have written about their monomers. इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके रखा है और इनके यूजेस के बारे में भी डिस्कशन किया है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग देम वन बाय वन. पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपिलीन मीन वन एंड द सेम थिंग. पॉलीप्रोपीन का मोनोमर प्रोपीन आएगा एंड ये इथीन की तरह ही है. सो प्रोपीन इज CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. अगर एक और प्रोपीन ले लोगे तो फाइनली जो पॉलीमर बनेगा, इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दीज ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी शेयर्ड विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ नेबरिंग मॉलिक्यूल. तो स्ट्रक्चर में आएगा CH2, CH, CH2, CH के ऊपर एक CH3 आएगा. The neighboring molecule will have again CH2, CH, CH3 and the structure will keep on continuing. The basic repeating unit if you can see is over here. So ये repeating unit इन्होंने draw करके दिया है. That repeating unit repeated n times gives the structure of the entire polymer. तो ये तुम्हारा polymer का structure आ गया. The polymer is polypropene and propene. Monomer का structure यहाँ पे हमने draw किया. Applications में these are very general uses. Plastics जहाँ जहाँ पर use होते हैं वहाँ पर polypropene भी use होगा. So it is used for manufacturing of ropes, toys, pipes, fibers, etc. So काफी general applications है. Read the next polymer. The next polymer is polystyrene. Polystyrene is a polymer of styrene. Styrene का structure थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था. It is CH2 double bond CH और CH के ऊपर एक बेंजीन का रिंग आएगा. In short, you can represent it by writing PH. ये सिंबल तुम्हारा रिटन एग्जाम्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, बट नोट्स लिखते टाइम अगर पूरा रिंग ड्रॉ नहीं करना है तो एक PH लिख के तुम बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर पाओगे. थोड़ा स्पेस भी कम कंज्यूम होगा और कम लिख के तुम्हारा जो भी राइटिंग वर्क है वो फिनिश भी हो जाएगा. सो स्टाइरीन मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, इसका पॉलीमर बनाओगे तो वंस अगेन इन दोनों का डबल बॉन्ड ब्रेक करना होगा. यू विल हैव CH2 चेन ग्रोइंग फ्रॉम वन साइड, देन देयर इज CH और बेंजीन रिंग फॉलोड बाय ये CH कनेक्ट होगा सामने वाले CH2 के साथ, इसका ये CH PH एंड द स्ट्रक्चर विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. ये जो लंबा चेन बना उसका रिपीटिंग यूनिट इज इतना स्ट्रक्चर. सो उतना ही स्ट्रक्चर इन्होंने लिख के दिया है. CH2CH उन्होंने PH के जगह पे C6H5 लिख के रखा है. सो दैट एंटायर यूनिट रिपीटेड n टाइम्स गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन. सो ये तुम्हारा मोनोमर, ये तुम्हारा पॉलीमर. एप्लीकेशंस भी देख लो. पॉलीस्टाइरीन हैज वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर. इट इज यूज्ड एज अ रैपिंग मटेरियल. पॉलीस्टाइरीन को अगर एक सर्टेन प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो ये थर्मोकॉल बनता है. द थर्मोकॉल दैट वी यूज, थर्मोकॉल इज द पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन ओनली. बट पॉलीस्टाइरीन को बनाने के अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं. अगर स्टाइरीन को ऐसे ही बस नॉर्मल कंडीशंस में पॉलीमराइज कर लोगे तो एक बहुत ब्रिटल ग्लास टाइप मटेरियल बनेगा. बट इसी पॉलीस्टाइरीन को अगर एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस में बनाओगे तो थर्मोकॉल बनेगा. एंड थर्मोकॉल इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल एंड इसको तुम रैपिंग मटेरियल की तरह यूज कर पाओगे. सो इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल. अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहेगा या कोई भी ऐसा आइटम रहेगा जिसको हमें ब्रेक नहीं करवाना है तो थर्मोकॉल कैन एक्ट एज अ वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल. तो थर्मोकॉल which is used as a wrapping material. Thermocol by chemical composition is polystyrene only. So yeah, polystyrene is used for making thermocol which is used as a wrapping material.
Polystyrene can be used as an insulator also. It can be used for manufacturing of toys, radio and television cabinets. तो ये कुछ applications हो गए polystyrene के. Take the next one, polyvinyl chloride PVC. PVC नाम काफी बार सुना रहेगा. PVC का full form is polyvinyl chloride. The monomer is vinyl chloride. Once again, the basic structure is the ethylene structure only. और यहां पर क्लोरीन आएगा. जो स्टाइरीन के केस में यहां पर बेंजीन आ रहा था, अब क्लोरीन आएगा एंड दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड. इसी का अगर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, मतलब इन दो का डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बना दो और ये कार्बन चेन ग्रोथ यहां से करेगा, ये कार्बन चेन ग्रोथ यहां से करेगा. ये तुम्हारा हो गया रिपीटिंग यूनिट ऑफ द एंटायर पॉलीमर. ये रिपीटिंग यूनिट को n टाइम्स रिपीट करवाया तो फुल पॉलीमर का स्ट्रक्चर तुम्हें मिल जाएगा. And that becomes the structure of the polymer polyvinyl chloride, in short PVC. The monomer is vinyl chloride. Vinyl chloride का structure मैंने यहाँ पे draw किया है. This is vinyl chloride. And yeah, polymerize करवा के you will get polyvinyl chloride. Applications में manufacturing of raincoats, handbags, vinyl flooring and water pipes. ये applications याद रखना for polyvinyl chloride. बढ़ो आगे. The next polymer is urea formaldehyde resin. फॉर्मल्डिहाइड के दो पॉलीमर्स हमने ऊपर पढ़े थे वीडियो में, ऊपर मतलब वीडियो में थोड़ा टाइम पहले फॉर्मल्डिहाइड के दो पॉलीमर्स हमने पढ़े थे, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. वैसे फॉर्मल्डिहाइड यूरिया के साथ भी एक पॉलीमर फॉर्म करेगा. द पॉलीमर इज कॉल्ड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. द मोनोमर्स बाय नेम ओनली यू कैन मेक आउट, दीज आर यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड. यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 and formaldehyde is H C double bond OH. formaldehyde हमेशा CH2 का ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है एंड यहां पर भी ये वही करेगा. यहां से अगर H और H निकाल दोगे तो ये बनेगा NH C double bond O NH. इतना पार्ट यूरिया का पार्ट हो गया. formaldehyde will provide the CH2 linkages. तो CH2 का लिंकेज आ जाएगा, NH will get connected with CH2 एंड वापस यूरिया का पार्ट आ जाएगा. सो द एक्चुअल पॉलीमर अगर कुछ और यूनिट्स पॉलीमर के ड्रॉ कर ले तो ऐसा रहेगा. इट इज NH C डबल बॉन्ड O NH फॉलोड बाय CH2. इतना पार्ट यूरिया से आया, CH2 आ गया फॉर्मल्डिहाइड से. दिस फर्दर कनेक्ट्स विद NH ओनली, C डबल बॉन्ड O NH. फर्दर ये CH2 के साथ कनेक्ट होगा, फर्दर इट विल कनेक्ट विद NH, देन C डबल बॉन्ड O, देन NH. एंड दैट स्ट्रक्चर कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. तो इस तरीके से तुम्हारा पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना. दैट पॉलीमर इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. दे हैव शोन दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये छोटा सा पार्ट फुल पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट है. सो दिस पार्ट रिपीटेड n टाइम्स गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द होल पॉलीमर. इस पॉलीमर के एप्लीकेशंस देख लो. इवन दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, दैट इज अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स. अनब्रेकेबल क्रॉकरी के लिए मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड भी यूज करते हैं एंड अनब्रेकेबल क्रॉकरी के लिए यू कैन ऑल्सो यूज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. लैमिनेटेड शीट्स बनाने के लिए भी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूजेज रहता है. टेक द नेक्स्ट पॉलीमर. द नेक्स्ट पॉलीमर दे हैव शोन इन द टेबल इज ग्लिप्टिल. ग्लिप्टिल इज लाइक डैक्रॉन ओनली. डैक्रॉन के मोनोमर्स अगर याद करोगे, डैक्रॉन या टेरिलीन, इसके मोनोमर्स थे इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड. यहां पर ग्लिप्टिल का मोनोमर आएगा इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड. टेरिफ्थैलिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप था, बट थैलिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. I will show you the structure also of terylene or dacron that we had learned earlier in the video. Ethylene glycol was one monomer. The other was terephthalic acid, which had carboxylic acid groups at the para positions. Gliptil के लिए वही बात. Ethylene glycol ये वाला monomer तो as it is ही है. Thalic acid इसमें तुम्हें carboxylic acid groups लेने पड़ेंगे at the ortho positions. So you can draw the structure here. This is going to be thalic acid with COOH over here. एंड इसके ऑर्थो पर ही दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आएगा. द अदर मोनोमर इज इथिलीन ग्लाइकॉल. सो इफ यू पॉलीमराइज दिस, ये वाला स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. इसका OH बाहर आएगा और इसका भी OH बाहर आएगा. वंस द OH कम्स आउट, C डबल बॉन्ड O
और ये फर्दर होगा मतलब द एंटायर रिपीटिंग यूनिट दैट विल अपीयर n नंबर ऑफ टाइम्स, और इसके पहले का जो ग्रुप रहेगा दैट विल बी द इथिलीन ग्लाइकॉल ग्रुप। इसका अगर इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करवाएंगे तो OH CH2 CH2 OH, इसका H और इसका OH बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो C डबल बॉन्ड O गेट्स कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, तो यही तुम्हारा C डबल बॉन्ड O कनेक्ट हो गया विद ऑक्सीजन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल फॉलोड बाय CH2 CH2, तो ये CH2 CH2 फॉलोड बाय ऑक्सीजन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ओनली, और ये H जो रहेगा वो बाहर आएगा, इट विल कनेक्ट विद OH ऑफ द प्रीवियस पेयर ऑफ मोनोमर्स। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन इसके लिए भी लिखेंगे, इस टाइप का जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखा था डैक्रॉन के लिए, अगर ग्लिप्टिल के लिए वही बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिखेंगे तो ऐसा रहेगा, इट विल बी n मोल्स और n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 CH2 OH OH here plus n molecules of phthalic acid. Phthalic acid was benzene and benzene ring के ऑर्थो पोजिशंस पर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब पॉलीमराइज करवा के स्ट्रक्चर बनेगा तो H यहां से हम बाहर की तरफ शो करेंगे, फिर आएगा O, then it will be CH2 CH2 followed by the oxygen from here, and this H was gone with the OH of carboxylic acid group from here, तो ये कनेक्ट होगा विद C डबल बॉन्ड O फ्रॉम हियर एंड दैट इज कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। सो बेंजीन रिंग ऐसे शो करेंगे, देन देयर इज C डबल बॉन्ड O एट द ऑर्थो पोजीशन, सो C डबल बॉन्ड O, और इसका भी OH बाहर आएगा विद द H ऑफ द नेक्स्ट इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये पूरा रिपीटिंग यूनिट आ गया। रिपीटिंग यूनिट आने वाला है n टाइम्स बिकॉज वी हैव टेकन n पेयर्स ऑफ आवर मोनोमर्स। ये स्ट्रक्चर एंड करना पड़ेगा विद द OH ग्रुप बिकॉज वो OH यहां से बाहर निकाला था। फ्रॉम ईच पेयर देयर विल बी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दैट विल कम आउट। इस टाइप का बैलेंसिंग हमने वीडियो में पहले भी काफी एग्जांपल्स के लिए किया है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन डिटेल वंस अगेन। द फाइनल कोएफिशिएंट दैट विल बी 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स गेटिंग एलिमिनेटेड, एंड ये तुम्हारा फाइनल ग्लिप्टिल का स्ट्रक्चर एंड ये उसके फॉर्मेशन का बैलेंस्ड रिएक्शन। सो या दैट इज अबाउट ग्लिप्टिल। द मोनोमर्स आर इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, ये उसका स्ट्रक्चर बन गया। The applications are manufacturing of paints and lacquers. Gliptil का usage रहेगा in the manufacturing of paints and lacquers. And yeah, with that we have discussed about Gliptil. बढ़ो आगे। Bakelite के बारे में भी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके थे। Bakelite is the cross-linked polymer of phenol and formaldehyde. The linear polymer of phenol and formaldehyde was Novolac. The cross-linked polymer of phenol and formaldehyde is Bakelite. ये स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर वे में वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग बेकलाइट। बेकलाइट के एप्लीकेशंस दे आर यूज्ड, बेकलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क्स। ये सारे एप्लीकेशंस हमने पहले भी पढ़ लिए थे। So yeah, this was the last part of this entire chapter and the video also. With that, I am done with discussing everything that I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.